Welcome back in the video session of IBC. इससे पिछले वीडियो में हमने ऑर्थोग्राफी पढ़ा था। ऑर्थोग्राफी में हमने लेटर्स के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन किया था और उसमें हमने कई नई चीज़ें देखा था। सिलेबल्स के बारे में हमने अध्ययन किया था, मोनोफ्थोंग, डिफ्थोंग, ट्रिप्थोंग के बारे में बात किया था, वॉल साउंड, कंसोनेंट, सेमी वोवेल्स, ये सारा हमने बात किया था। आई होप कि वो सारा कुछ आपको याद होगा। चलिए आज नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार। तो अब हम लोग शब्दों के बारे में विचार करेंगे कि हम जो भी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो वाक्य होता है बोलने के दौरान, उसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं शब्दों के ऊपर हमें विचार करना है। चलिए मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं कि मैंने सेंटेंस बोला मतलब क्या किया? मैंने स्पीच दिया। तो मेरे द्वारा दी गई स्पीच क्या है? आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है। और मेरे द्वारा दी गई स्पीच मतलब बोली गई बात, मेरे द्वारा दी गई स्पीच में 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, और ये पांचों हिस्सा क्या है? वर्ड्स है। आई जब अकेले आता है तो ये भी वर्ड का काम करता है। एम एक वर्ड हुआ, गोइंग एक वर्ड हुआ, टू एक वर्ड हुआ, दिल्ली एक वर्ड हुआ। तो मैंने एक स्पीच दिया और मेरे स्पीच के विभिन्न हिस्सों में क्या है? वर्ड्स है। यही वजह है कि वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। हम लोग जो भी बोलते हैं, हमारे बोलने का जो हिस्सा होता है वह वर्ड्स होता है, इसीलिए वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सब बचपन से सुनते आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन शायद ही कभी हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। हम लोग जो भी बोलते हैं उसके विभिन्न हिस्सों में क्या होता है? वर्ड्स होते हैं, इसलिए वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक और बात है जो हम लोग जानेंगे। देखो, हम लोग अपने अध्ययन के की सुविधा के दृष्टिकोण से विभिन्न चीजों को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। ठीक है। और उसका कोई ना कोई आधार लेते हैं। आप सब अगर क्लास में बैठे हुए हैं तो हम भिन्न भिन्न आधारों पे इसमें से बच्चों को बांट सकते हैं, का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है वो एक तरफ हो जाओ, जिसने नहीं किया है वो दूसरी तरफ हो जाओ। तो हमने ग्रेजुएशन का आधार लिया। ऐसे बच्चे जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं वो एक तरफ हो जाओ, और जो इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं या पास करने वाले हैं वो लोग अलग हो जाओ। तो ऐसे हमने आधार लिया। तो देखो, दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं, दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं, अगर उसको हम अलग अलग वर्गीकरण करें, क्लासेज में बांट दें, तो मैक्सिमम कितने प्रकार के वर्ड्स मिलेंगे? 8 प्रकार के। यही वजह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं। तो दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उसका जब हम वर्गीकृत करते हैं, जब उसको हम बांटते हैं उसके अलग अलग फंक्शंस के आधार पे, उसके यूजेस के आधार पे जब हम बांटते हैं तो हम देखते हैं कि वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं। मतलब वर्ड्स के 8 ऐसे गुण हैं जिसपे उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो वर्ड्स का क्या करते हैं? हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। मान लो कि हम क्लास बनाते हैं, इस तरह का 8 क्लास बना दिए, एंड सो ऑन।
अब देखो हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नाम बताने का काम करता है, इसमें डाल दिया हमने। इसके जगह पे जो काम करता है इसमें डाल दिया हमने। जो इन दोनों की विशेषता बतलाता है इसमें डाल दिया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि उनके फंक्शंस के आधार पे वर्ड्स का क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लास बना देते हैं अलग अलग। यही वजह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और नाम है वर्ड क्लासेस। क्यों? क्योंकि वर्ड के डिफरेंट क्लासेज हो गया, वर्ग हो गया, उसके अलग अलग खन्ना बन गया, उसके अलग अलग पार्ट बन गया, अलग अलग सेगमेंट बन गया, इसलिए इसको वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दो नाम हो गया, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है और दूसरा वर्ड क्लासेस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जनरली तौर पे हम लोग पढ़ाई के दौरान सीधा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने लग जाते हैं, बट थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत है। तो वर्ड क्लासेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक बेहतर समझ बनाने के लिए, आसानी से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाए, इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली के बारे में हम बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो अब हम लोग एक फैमिली बनाते हैं और उस फैमिली के आधार पे अध्ययन करते हैं। इस फैमिली बनाने के दौरान आप समझेंगे इसको कि किस तरह से इस फैमिली में एक दूसरे का फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है। आई होप कि आप ये नोट करते जाएंगे। आप इसको नोट कर रहे होंगे बिकॉज यू मे नॉट गेट दिस स्ट्रक्चर इन पीडीएफ, सो इट्स बेटर यू शुड नोट डाउन। चलो, अगर हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक फैमिली मानते हैं, सब लोग जानते हैं फैमिली क्या होता है। एक ऐसा फैमिली जिसमें दो मुख्य सदस्य हैं, एक नाना और दूसरा परनाना। एक सदस्य है, एक फैमिली है, इस फैमिली में दो सदस्य हैं मुख्य रूप से, एक है नाना, दूसरा परनाना। नाना का मतलब नाउन और परनाना का मतलब प्रोनाउन। देखो, मुख्य रूप से इस परिवार में काम करने का काम जो भी है वो सारा मुखिया कौन है? नाना है। लेकिन अगर कभी नाना नहीं रहते हैं तो नाना के जगह पर काम कौन करते हैं? परनाना। आपको समझ में आ रही हो कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो नाउन के जगह पर जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या हो गया? प्रोनाउन। तो नाना के जगह पर जिसका प्रयोग किया गया वो क्या हो गया? परनाना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नाउन और प्रोनाउन समझ लिए। इसी परिवार में एक और सदस्य है, एडजेक्टिव। देखो, एडजेक्टिव ऐसा सदस्य है जिसका काम है नाना और परनाना दोनों के गुण दोष की चर्चा करना। इस एडजेक्टिव का एक ही काम है कि नाना परनाना मीन्स नाउन एवं प्रोनाउन के गुण दोष की चर्चा करना। अब कभी कहता है कि नाना अच्छा है, कभी कहता है नाना बुरा है, नाना लंबा है, नाना काला है, नाना गोरा है, परनाना अच्छा है। तो नाउन एवं प्रोनाउन के बारे में कोई भी बात बोलेगा, उसके गुण का बोध हो, जिससे उसके दोष का बोध हो, ठीक है, तो वो सब क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब कहता है कि राम लंबा है, तो राम के बारे में बताया कि लंबा है, ठीक है। राम मोटा है, वह छोटा है। तो जितनी भी बातें नाउन एवं प्रोनाउन के बारे में जितनी भी बातें बोलेगा जिससे उसके गुण दोष की बात हो, तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो आई होप कि आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया। अब देखो, ये परिवार है, तो इस परिवार में तो भाई काम भी तो होता ही होगा। तो उसके लिए इस परिवार में एक सदस्य है,
वो है verb। ठीक है, verb एक सदस्य है। अब ये सदस्य, इसके भर में कुछ छोटे बच्चे भी है और वर्ब में बड़े बड़े भी है। तो जो बड़े बड़े हैं वो कहलाते हैं मेन वर्ब, मुख्य काम करता मेन वर्ब। जो बड़े बड़े हैं वो कहलाते हैं मेन वर्ब, जो मेन काम करने वाले हैं वो कहलाते हैं मेन वर्ब। और कुछ छोटे छोटे हैं जो ये बड़े काम करते हैं तो उसकी ये मदद करते हैं, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब कुछ की लंबाई तो बड़ी हो गई है, पहचान करने का भी अपना एक टेक्निक है। तो मेन वर्ब की पहचान करने का टेक्निक है, मेन वर्ब की पहचान करने का टेक्निक है कि इसके अंत में ना होता है। क्या होता है, इसके अंत में ना होता है। और इसकी पहचान करने का हिंदी शब्द के अंत में ना होता है। खाना पीना, हंसना गाना, रोना मरना, जीना सीना। ठीक है, और इसकी एक और बड़ी पहचान है कि इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। 5 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो ये हो गए 5 फॉर्म्स। ठीक है, तो ये मुख्य काम करने वाले लोग हैं, ये मेन वर्ब हो गए। अब इनके फंक्शंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे भविष्य में। तो ये पहचान करना आप समझ में आ गया। और ये जो है, ये घर के में छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, इनकी संख्या निश्चित है और ये मदद करते हैं इनकी काम करने में, जैसे इज, एम, आर, was, were, etc। तो इस तरह से ये पूरे परिवार का काम चलता है। काम करने से संबंधित जिम्मेदारियां इस परिवार में किसके पास है, वर्ब के पास है। तो हमने देख लिया, इस परिवार में अभी तक हमने 4 सदस्यों के बारे में बात कर लिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब हम लोग बात करते हैं आगे एक और परिवार में सदस्य है, और उस सदस्य का नाम है एडवर्ब। परिवार का एक और सदस्य है और उस सदस्य का नाम क्या है, एडवर्ब। देखो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब का नाम हमने दिया है बरबोला। और बरबोला क्या होता है आप समझिए, बढ़ चढ़कर बोलने वाला, किसी को भी बोल देने वाला। इसका काम क्या होता है, जोर लगाना। इसका काम क्या है, जोर, जस्ट मिनट, जोर लगाना। एडवर्ब्स का काम है जोर लगाना। कैसे, हम देखते हैं। अगर एडजेक्टिव कहता है, एडजेक्टिव क्या कहता है, वह तेज है, तो ये पीछे से जोर क्या लगा देता है, कहता है अरे वह तेज नहीं। तो यहां वह क्या है, प्रोनाउन है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तेज क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये क्या कहता है, वह बहुत तेज है। तो देखो वह कहा था वह तेज है, इसने जोर क्या लगा दिया, बहुत तेज है। तो ये बहुत क्या हो गया, एडवर्ब। तो ये इसका काम क्या हो गया, जोर लगाने का। हम लोग जब एडवर्ब अलग से पढ़ेंगे तो पूरा एग्जैक्ट इंग्लिश में भी एग्जांपल्स देकर देखेंगे। तो अभी आप देखिए, ये बड़बोला है, किसी को भी बोल देता है, मतलब कि कोई भी कुछ बोल रहा है उसे पीछे से जोर लगा दिया। तो ये एडजेक्टिव बोल रहा है वह बुरा है, क्या है, बहुत बुरा है, जोर लगा दिया। अब देखो कोई आदमी क्रिया कर रहा है, वर्ब क्रिया कर रहा है, उसमें भी ये जोर लगाता है, कहता है, ये कह रहा है दौड़ता है, क्या कर रहा है, दौड़ता है, दौड़ना वर्ब हो गया। अब ये कहता नहीं नहीं बहुत तेज दौड़ता है, कह दिया
तेज दौड़ता है। सॉरी, तेज यहां लगा दिया। अब दौड़ना में कह दिया क्या? दौड़ना में क्या कह दिया? तेज, जोर लगा दिया। तो दौड़ना वर्ब को कहने वाला भी कौन होता है? एडवर्ब। और कई बार क्या होता है कि ये दूसरे एडवर्ब को भी बोल देता है, दूसरे एडवर्ब में भी जोर लगा देता है। जैसे देख लेते हैं, वह बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ना वर्ब। अब वर्ब में जोर लगाने वाला क्या हो गया? एडवर्ब। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। और एडवर्ब में भी जोर लगाने वाला क्या होता है? एडवर्ब ही। तो आप देख लिए एडवर्ब क्या है? बरबोला। बरबोला क्यों मैंने बोला? क्योंकि ये किसी को भी बोल देता है, ये बढ़ चढ़ करके किसी को भी बोल देता है। जैसे एडजेक्टिव में जोर लगा दिया, इसे मैंने इसका नाम दे दिया है जोर लगाने वाला। हमने इसका क्या नाम दे दिया? जोर लगाने वाला। और जब आप आगे जब मैं एडवर्ब चैप्टर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो अभी तो इससे ये निकला बात कि एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है एवं दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। लेकिन एक समय आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाता है। क्यों? क्योंकि ये बरबोला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम विशेष में बाद में जानकारी लेंगे। अभी मैंने हिंदी में आपको ये सारी बातें समझाया, जब फिर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में तो इंग्लिश में एग्जाम्पल देकर भी क्लियर करेंगे इस चीजों को। तो एडवर्ब से आपको याद रखना है, बरबोला। बरबोला तीन चीजों के बारे में बोला मुख्य रूप से। किस किस के बारे में? एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में एवं दूसरे एडवर्ब के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस परिवार में इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों के संबंध भी होगा सब में। तो संबंध की जिक्र करने के लिए भी एक सज्जन है, वो है प्रेपोजिशन। यह एक परिवार है, इस परिवार में संबंध की व्याख्या करने के लिए एक है, वो क्या है? प्रेपोजिशन। ये क्या करते हैं? नाना एवं प्रनाना के आगे खड़ा हो जाते हैं, मतलब नाउन एवं प्रोनाउन के पहले आ जाते हैं और क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। काम है इनका। ये क्या करते हैं? किसी से पहले आ जाते हैं और फिर उसके साथ संबंध बताते हैं। दूसरी बात, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो ये क्या करते हैं? पिक्चर बना करके बताते हैं। जैसे देखो, टेबल है, मान लो दिस इज अ टेबल, ठीक है, और इस टेबल पर एक किताब रखी हुई है, ठीक है। अब संबंध बताना है, बुक ऑन द टेबल। किसके किसके बीच में संबंध हो गया? टेबल एवं बुक के बीच में। किसकी वजह से? ऑन की वजह से। और मान लो कि इसके नीचे एक बिल्ली बैठी हुई है या सांप बैठा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? अंडर द टेबल। स्नेक अंडर द टेबल। तो ये क्या हो गया? अंडर की वजह से पता लग रहा है, इसकी वजह से। तो प्रपोजिशन एक ऐसा सदस्य है जो नाना और प्रनाना के पहले आकर क्या करता है? ये उनका संबंध परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बताता है, परिवार के अन्य लोगों के साथ बताता है। तो आप, आई होप कि आपको प्रीपोजिशन भी समझ में आ गया होगा। इस परिवार में प्रीपोजिशन का क्या योगदान है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी परिवार में अब देखो, इतना बड़ा परिवार है तो निश्चित रूप से झगड़ा झंझट भी तो होता ही होगा। तो झगड़ा झंझट होता है तो झगड़ा के फैसला करने वाला भी होगा। तो झगड़ा का फैसला करने वाला कौन है? कंजक्शन। झगड़ा का फैसला करने वाले कौन है? कंजक्शन। इनका काम है जोड़ना या तोड़ना। कैसे जोड़ना और तोड़ना कैसे? मान लो कि दो व्यक्ति झगड़ा कर रहा है, आपस में लड़ रहा है, तो क्या कहेगा? दोनों को समझा देगा और कहेगा राम एवं श्याम दोनों एक साथ रहेगा। तो जोड़ दिया ना। अब आज से हाथ मिलाओ, एक साथ हो जाओ।
कह दिया राम एंड श्याम विल लिव टुगेदर। तो अब राम और श्याम क्या किया, एक साथ रहना शुरू कर दिया। अब देखो झगड़ा हो गया, देखता है कि भाई झगड़ा तो फैसला नहीं होने वाला है, तो कहता है कि या तो यहाँ राम रहेगा या श्याम रहेगा, तोड़ दिया ना, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो इस तरह से एंड और बहुत सारे कंजक्शन आपको मिलेंगे, तो उस सब का हम अध्ययन करेंगे कि इसको कैसे जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। अब देखो यह परिवार है, ठीक है, और इस परिवार में झगड़ा हुआ तो फैसला कर दिया। किसने फैसला कर दिया, कंजक्शन ने फैसला कर दिया। तो ये भी होगा कि फैसला किसी के पक्ष में होगा और किसी के विपक्ष में भी हो सकता है। तो जिसके पक्ष में होगा वो खुशियां मनाएगा, क्या कहेगा, हुर्रा, वाओ। और जिसके विपक्ष में जाएगा वो क्या कहेगा, उफ, शिट, फाई फाई, छी छी। मतलब ये क्या कहेगा, इंटरजेक्शन। अचानक उसके जुबान से उसके अंदर की जो फीलिंग होगी उसके लिए शब्द निकल जाएंगे। वो खुशी के शब्द हो सकते हैं, दुख के शब्द हो सकते हैं, घृणा के शब्द हो सकते हैं, आश्चर्य के शब्द हो सकते हैं, और यही शब्द क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। तो हमने इस तरह से आपको पूरे फैमिली समझा दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और आप इसको नोट कर लें। और जब आप खाली बैठते हैं तो इस फैमिली को जिस तरह से मैंने समझाया है आप लिख करके समझाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि पूरी फैमिली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको याद रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके लेंगे, नाउन लेंगे, फिर उसका डिटेल में स्टडी करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि आप देखेंगे कि बहुत इजीली आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में बढ़ने से पहले एक बार आप अपने आप से इस तरह के चार्ट बनाकर जरूर देख लें। थैंक यू वेरी मच।